जनमानस पर, जनजीवन पर और प्रकृति पर भी। सूर्य देव अपनी उच्चतम राशि सूर्य देवता के विषय में एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूँ। सूर्य जब अपनी सर्वोच्च स्थिति में होते हैं तो सीधी सी बात है कि गर्मी का वेग नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं 14 अप्रैल 2024 को ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी उच्चतम राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले 30 दिनों से सूर्य देव अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण कर रहे थे। वहाँ से 14 अप्रैल को वो राशि परिवर्तन करेंगे और पहुँच जाएंगे अपनी सर्वोच्च राशि मेष में। क्या प्रभाव रहने वाला है सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का जनमानस पर, जनजीवन पर और प्रकृति पर भी। जैसा कि सभी को विदित है कि अभी गर्मियों का समय चल रहा है और तथ्यात्मक तरीके से भी सही है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी, कि सूर्य जब अपनी सर्वोच्च स्थिति में होते हैं तो सीधी सी बात है कि गर्मी का वेग प्रचंड होगा, जो कि हर साल रहता है। और लगभग इसी समय पर सूर्य जो हैं वो मेष राशि में यानी कि अपनी सर्वोच्च राशि में हर वर्ष इस समय पे गमन करते हैं। अब राशियों के क्रम में इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो राशिफल होता है, चाहे वो साप्ताहिक राशिफल हो, ग्रहों के ट्रांजिट के हिसाब से हो, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे लग्न आधारित या सूर्य राशि आधारित बिल्कुल भी ना माना जाए। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आप कुंडली बनवाकर अपनी चंद्र राशि भी ज्ञात कर सकते हैं। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेष राशि पर ही आ रहे हैं सूर्य, 12वें चल रहे थे और अब राशि पर ही आ जाएंगे और उच्च स्थिति में रहेंगे, तो निसंदेह आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपके अंदर क्रोध भी लेकिन बड़ा चढ़ा रहेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो पदोन्नति की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय पे अहंकार का वेग बहुत तेज रहेगा। देखिए, सूर्य जब अपनी सर्वोच्च राशि में रहते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी कर देते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, अग्नि है। जिस जगह बैठेंगे उस जगह को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएंगे। तो एक तो सबसे पहले मिथ्या अहंकार का शिकार बनाते हैं, मतलब व्यक्ति अपने बारे में वो सोचने लगता है जो वो है भी नहीं। एक कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति में काबिलियत है और उसके अंदर उस बात का एटीट्यूड है या अहम है, तो थोड़ा समझ में भी आता है कि यार चलो काबिल है व्यक्ति, तो दिखा रहा है एटीट्यूड थोड़ा। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो काबिलियत भी आप में नहीं है उसका भी आपको अहंकार हो जाता है। तो इससे बचने का प्रयास करें। हाँ, संतान के संबंध में बड़ा अच्छा समय रहेगा। संतान को कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अगर संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें सुधार की संभावना है। संतान अगर अपने कार्य क्षेत्र में कहीं भ्रमित थी तो उसके अंदर स्थिर भाव आने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गर्भवती स्त्रियां जो है मेष राशि वाली, वो थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय क्रोध अत्यधिक बड़ा चढ़ा रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। इस समय आपका स्वभाव ऐसा रहेगा कि आप हर किसी को दबाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से भी कोई भी काम प्रेशराइज करके ले सकता हूं, लेकिन ज़रा संयमित रहिएगा, क्योंकि ये आपकी आदत जो है कहीं आपके बहुत सारे शत्रु खड़े ना कर दें। 30 दिन का समय है, शांतिपूर्वक निकाल लीजिए। भुवन भास्कर की आराधना करिए। सूर्य देवता को सुबह 9 बजे से पहले अर्घ दीजिए। शीतल जल जो है वो सूर्य देवता को चढ़ाइए, तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के बारे में। अब देखिए, वृषभ के लिए अभी तक लाभ स्थान पर चल रहे थे सूर्य, जो कि बहुत अच्छे थे, लाभदायक थे। अब आ जाएंगे व्यय में। व्यय भाव में गोचर करते हुए सूर्य निश्चित रूप से धन का अपव्यय करवाएंगे ही करवाएंगे। दूसरा क्या नुकसान करेंगे, तो माता के या तो स्वास्थ्य में खराबी आएगी या माता के साथ आपका विवाद होगा। लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन यात्रा सावधानी से करें। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही है। आवश्यकता से अधिक यात्राओं पर खर्च हो सकता है, इस बात की भी संभावना है।
हाँ, वो लोग जो विदेश यात्रा के इच्छुक है और बहुत टाइम से उनके पेपर आदि में कोई दिक्कत आ रही है, वीज़ा में, पासपोर्ट में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत समाप्त तो हो जाएगी। जो लोग यात्रा के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे थे, उनकी प्लानिंग इस समय पे सफल होती हुई दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र बनते हैं और सूर्य उनके कोई अति मित्र नहीं है। चौथे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद संबंधी विवादों में भी खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। इन 30 दिनों के दौरान संभव हो तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई सौदा ना करें, हो सकता है उसमें आपको नुकसान हो जाए। स्वयं के स्वास्थ्य का, माता के स्वास्थ्य का, दोनों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक सबसे अच्छी चीज़ इस समय यह ज़रूर रहेगी कि शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चाहे कितने भी प्रबल शत्रु हों, इस वक्त शांत रहेंगे। तो थोड़ा सा खर्च पर संयम रखिए, माता के साथ विवाद मत करिए और सूर्य देवता की आराधना करते रहिए, तो इस समय से आप आसानी से निकल जाएंगे। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन के लिए। अब देखिए, मिथुन के लिए ये गोचर होने जा रहा है लाभ भाव में, और लाभ भाव में कहाँ के स्वामी होकर बैठ रहे हैं सूर्य, तो तृतीय पराक्रम के स्वामी होकर लाभ में बैठ रहे हैं। अत्यंत ही श्रेष्ठ समय, धन लाभ के लिए विशेष श्रेष्ठ समय रहेगा। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, हिम्मत बड़ी चढ़ी रहेगी। इस समय पे छोटे भाई बहनों के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद का भी पटाक्षेप इस समय पे हो सकता है, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ में यहाँ पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के साथ में संयमित व्यवहार रखिएगा, वहाँ भी विवाद की संभावना दिख रही है। लेकिन एक सबसे श्रेष्ठ जो स्थिति दिखाई दे रही है वो है धन लाभ के मामले में, मतलब अकल्पनीय धन लाभ की स्थितियों को यहाँ पर सूर्यदेव दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम भी करेंगे आप, मेहनत भी करेंगे, हिम्मत भी आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं सूर्य देवता का यह गोचर जो है वो 12 राशियों में सबसे श्रेष्ठ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिता के साथ मतभेद या टकराव नहीं हुआ तो यह समय आपका बहुत ही बेहतरीन निकलने वाला है। आप ठेकेदारी के काम में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, शेयर सट्टे आदि में हैं, किसी भी काम में, जिस किसी भी काम में इस समय आप हैं, ये तय है कि आपको इंक्रीमेंट मिलना है, आपको धन लाभ होना है, ये निश्चित दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। और छोटी मोटी जो समस्या मैंने बताई है घर परिवार में खटराक की, उसके लिए क्या करें, तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आप समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो गोचर है ये लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य और दशम में संचरण करेंगे। तो एक बात तो निश्चित है कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, पद वृद्धि की भी संभावना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहाँ पर इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना यहाँ कर्क राशि वालों को दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि इस समय आपका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएगा वर्क प्लेस के ऊपर। आप हर चीज़ दबाव डालकर और अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में थोड़ा सा संयमित रहें, किसी पर ज़बरदस्ती दबाव या प्रेशर बना करके काम ना करें। दशम भाव स्थित सूर्य जो हैं दिग्बली हो जाते हैं, तो वो लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं कर्क राशि वाले, उन्हें पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। चुनाव आदि में कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ जीत की प्रबल संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वाणी पे संयम रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात का और थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा, इस समय पे कोई ज़मीन जायदाद संबंधित सौदा जो है वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करना है। कर सकते हैं लेकिन बहुत जल्दबाजी में इस तरीके का कोई सौदा नहीं करना है, अन्यथा समस्या हो सकती है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि जो सूर्यदेव की अपनी राशि है, सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए जो है राशि के स्वामी ही भाग्य में जा रहे हैं उच्च के होके। बड़ा ही श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके ओरा में वृद्धि करेंगे, यात्राएं आपकी सफल रहेगी। इस समय पे हिम्मत आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी, भाग्य का सहयोग भी मिलता रहेगा, धन लाभ भी होगा। बहुप्रतीक्षित यात्रा अगर आप किसी स्थान की करना चाहते थे तो उस यात्रा में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा खटराग या विवाद की स्थितियां हैं, लेकिन वहाँ कोई बहुत गंभीर बात नहीं है।
भाग्य पूर्ण रूप से सहयोगी इस समय आपके लिए बना हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार करने वाला बना हुआ है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए सिंह राशि वाले, क्योंकि एक लंबे समय से कहीं ना कहीं बहुत सारी नकारात्मकता यहाँ पर हावी थी, जिसमें अब सुधार की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति, प्रमोशन की संभावना दिखाई दे रही है। वो लोग जो सरकारी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उनके भी आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 6 नंबर की जो राशि है कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, कन्या राशि के लिए वैसे तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं सूर्य, क्योंकि अष्टम भाव में रहेंगे व्ययेश होकर के, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य हानि करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ख्याल रखना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो इसकी विशेष आपको तैयारी रखनी है। दूसरी चीज़, आपको अपनी वाणी पर अत्यंत संयम रखना है, क्योंकि कोई भी कार्य अगर बिगड़ेगा तो आपकी वाणी से बिगड़ेगा। धन का नुकसान होने की संभावना थोड़ी सी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 30 अप्रैल के बाद के समय में जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत राहत रहेगी, लेकिन ये जो 15 दिन है 14 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक का, ये थोड़ा सा मुश्किल समय दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पे खर्च होता हुआ दिखाई यहाँ पर दे रहा है। थोड़ा सा संयम से काम लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, जो कार्य क्षेत्र के लिए तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। पति पत्नी के बीच में गंभीर मतभेद उभर सकते हैं, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में ज़रा संयम बरतें। किसी एक का स्वास्थ्य जो है वो गंभीर रूप से प्रभावित होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पार्टनरशिप में आप कारोबार करते हैं तो धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन पार्टनर के साथ मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य कारक नहीं होते और तुला राशि वालों के लिए तो वैसे भी कारक नहीं है, लेकिन क्योंकि लाभ के स्वामी होकर सप्तम में बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहले से कोई विवाद चला आ रहा है तो संभावनाएं तलाक तक जा सकती है। इस मामले में विशेष सावधानी रखें तुला राशि वाले। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए कहीं ना कहीं ये श्रेष्ठता देने वाला समय है, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य जो है अति प्रबल हो जाते हैं और प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। शत्रुहंता, रोगहंता, ऋणहंता तीनों का निर्माण करते हैं। तो अगर आप ऋण से जूझ रहे थे, ऋण संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो उससे भी मुक्ति का यहाँ पर मार्ग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है आपके साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले पूर्ण रूप से लाभ में रहेंगे। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, अनचाही यात्रा ना करें। ज़बरदस्ती के दोस्तों ने कह दिया कि चलो घूम के आते हैं और हम निकल पड़े और पता चला वहाँ जाके हम परेशान हो गए। यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। चोरी, चीटिंग, चोट, एक्सीडेंट की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो मिथुन राशि वालों की ही तरह वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के लिए पंचम भाव से सूर्य का गोचर है। अब देखिए, पंचम भाव में वैसे तो सूर्य को अच्छा माना जाता है अगर काल चक्र में जन्म समय पे हो, लेकिन ट्रांजिट में उच्च का सूर्य वहाँ पर आना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। सबसे पहले तो संतान के साथ में वाद विवाद की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में अलगाव की स्थितियां दिख रही है। प्रेम संबंध खत्म भी हो सकता है, टूट भी हो सकता है। अगर आपकी सगाई हो चुकी है और शादी की संभावना दिखाई दे रही है तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ खतरा खड़ा हो सकता है। भाग्य का जरूर साथ इस समय पे आपको मिलता रहेगा, क्योंकि भाग्यपति होकर के और सूर्य जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता रहेगा। कार्य आपके ज़रूर बनेंगे, लेकिन आपका खुद का स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी या जिसको कहें अत्यधिक अहंकारी नज़र आने वाला है। इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, अन्यथा भविष्य में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ में सावधानी अगर आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गायत्री मंत्र का जप करिए, भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करिए,
सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक तो शनि की राशि है मकर, और मकर राशि के लिए सूर्य बनते भी अष्टमेश हैं। अब अष्टमेश चौथे भाव में जाकर के बैठे हैं उच्च के। देखिए बहुत ज़्यादा फायदा तो यहाँ कुछ ये देने वाले हैं नहीं। सबसे पहले तो माता के स्वास्थ्य को कमज़ोर करेंगे, ये बात निश्चित है। दूसरा क्या है, तो वाहन में खराबी, वाहन संबंधित समस्या, इस तरह की समस्याएं आपको होती रहेंगी। सुख में व्यवधान, सुख में कैसा व्यवधान, तो बोले सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कोई टेंशन वाली बात हुई और व्यवधान पड़ गया। इस समय आप अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करेंगे। लाख प्रयासों के बाद भी आप अपने आप को शांतिपूर्ण महसूस नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस समय पे आपका रुझान जो है वो आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, आध्यात्म में नई खोज की तरफ बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं समय थोड़ा सा कमज़ोर है। सिर्फ एक ग्रह के मामले में कह रहा हूँ कि सूर्य देवता के मामले में ग्रह समय थोड़ा कमज़ोर है। सावधानी से इस समय को पार कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़मीन जायदाद या वाहन की खरीदी आदि कामों से थोड़े समय के लिए भी, 1 महीने के लिए दूर रहें। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि के लिए सप्तमेश होकर के सूर्य तीसरे में है, अच्छा है। तीसरे भाव में सूर्य जो है वहाँ भी दिग्बली होते हैं, पराक्रम को बढ़ाने वाले होते हैं। आप बहुत बेहद पराक्रम करेंगे, और पराक्रम अगर आप करेंगे तो उससे लाभ की संभावना बहुत हद तक बनी हुई रहेगी। पार्टनरशिप में अगर आपका काम है तो वहाँ भी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। 7.5 के इस भाग में कहीं ना कहीं सूर्यदेव आपको शांति या सफलता प्रदान करने वाले होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का यहाँ पर अवश्य ध्यान रखिएगा, वहाँ कुछ समस्या हो सकती है। बाकी लगभग कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ही नकारात्मक नहीं है। हाँ, छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स में अगर हैं तो आपका वर्चस्व, आपका एरा बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी। लगभग कहीं ना कहीं प्रसिद्धि योग भी यहाँ पर सूर्यदेव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि जैसा कि 7.5 से पीड़ित है, पहला ढैया अभी चल रहा है। ऐसे समय में द्वितीय भाव में सूर्य देवता का गोचर, देखिए ये गोचर बहुत ख़राब तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं षष्टेश होकर के द्वितीय में बैठे हैं तो आप शत्रुओं पर तो हावी रहेंगे। शत्रु इस समय आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कर्ज लेन देन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी निदान होगा। सिर्फ एक रामबाण तरीका आप इस समय पे अपनाइए, अपनी जिह्वा पर काबू रखिए। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी परेशानियां खड़ी होगी, कौटुंबिक क्लेश खड़ा होगा, या लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। थोड़ा सा वाणी पे अगर आपने संयम रख लिया तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। बाकी मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है यह समय। मुख संबंधित बीमारियां या हड्डियां संबंधित बीमारी ना हो, इस बात का भी विशेष ख्याल रखिएगा। ये था 12 राशियों पर सूर्य देव के मेष राशि में गोचर का फल। फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। जाने से पहले सूर्य देवता के विषय में एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं, जो आप अपने दैनिक जीवन में भी इम्प्लीमेंट करके और सूर्य देवता के बुरे प्रभावों से बचे रह सकते हैं। अगर भोजन के समय आप सब्जी के अंदर, दाल या सब्जी के अंदर ऊपर से कच्चा नमक डालना अगर बंद कर दें, जैसा भी डल गया है, मतलब बनते समय भोजन जब तैयार हो रहा है उस समय जो नमक डल गया बस ठीक है, ऊपर से कच्चा नमक अगर आप नहीं डालें तो सूर्य देवता के नकारात्मक प्रभावों से बचने में आपको सहायता मिलती है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।